स्टूडेंट, बेटिंग क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 का जो हमारी जो कोचिंग संस्था है उस कोचिंग संस्था में आज टेस्ट चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो जो बच्चों का टेस्ट था इस बार प्रोबेबिलिटी और सांख्यिकी है, यानी पीछे से हमने बच्चों की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को तैयार कराने की कोशिश की है और वहां पे कुछ क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता और सांख्यिकी के सवाल दिए थे, ठीक है। तो बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ बच्चों का गलत जवाब था, कोई बात नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही तो हमको सीख मिलती है। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन था, उन क्वेश्चनों को क्या क्या सही जवाब थे, तो मैं आप सभी बच्चों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो पहले तो आप उसको अच्छे से समझिएगा क्या करना है इसमें, समझिएगा। कहता है राम भिन्न भिन्न दो सिक्के को एक साथ उछालता है। भिन्न भिन्न सिक्के उछालने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिएगा ये 1 रुपए का सिक्का है और ये 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। तो हमारे पास दो सिक्के आ गए। अब ये तो सिक्के, ये तो जानते हो सिक्के में क्या पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। अगर राम भिन्न भिन्न यानी 1 रुपए के और 2 रुपए के 2 सिक्के को एक साथ उसको क्या करता है, उछालता है। उछालने के बाद वो जमीन पर गिरती है, ठीक है। तो जमीन पर गिरने पर वो सिक्के जब जमीन पर गिर जाएंगे तो उनकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेंगी, मतलब उनकी कितनी संभावनाएं हो सकती है। जब वो जमीन पर गिरेंगे यानी पृथ्वी पर जब गिरेंगे तो उनकी क्या क्या संभावनाएं होंगी। तो यहां पे 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी कितनी संभावनाएं, प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, प्रतिदर्श समष्टि। तो जिसको कहे से डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, एस से डिनोट करें, कुल संभावनाओं को लिखना है। तो देखिएगा जमीन पर 1 रुपया और 2 रुपए का सिक्का गिरा, हो सकता है कि 1 रुपए के सिक्के पर हेड आए और 2 रुपए के सिक्के पर भी हेड आए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 1 रुपए का पर भी हेड आए और 2 रुपए पर भी हेड आए, तो इसकी संभावना क्या बनेगी, हेड हेड। हो सकता है दोनों पृथ्वी पर गिरे तो दोनों पर हेड आए, हेड हेड। या हो सकता है कि 1 रुपए पर तो हेड आए लेकिन 2 रुपए पर टेल आए, तो दूसरी संभावना क्या बन जाएगी, हेड टेल। तो तीसरी संभावना क्या बनेगी, हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आए यानी 1 रुपए वाले सिक्के पर टेल आए लेकिन 2 रुपए वाले सिक्के पर हेड आए, तो क्या बन गई, टेल हेड बन गया। और अगली संभावना हो सकता है कि 1 रुपए पर भी टेल आए और 2 रुपए पर भी टेल आए, तो इसकी क्या संभावना बनी, टेल टेल। मतलब कुल कितनी संभावनाएं बनी, यानी नंबर ऑफ एस बराबर टोटल संभावनाएं कितनी बनी, 1 2 3 4 संभावनाएं, यानी कुल यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावनाएं बनेंगी 4। क्लियर। अब वो हमसे कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त आए। चित्त आने का तात्पर्य होता है हेड आए, चित्त आने का तात्पर्य क्या है, हेड आए। तो कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, प्रायिकता बतानी है कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक सिक्के पर का चित्त प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, चित्त प्राप्त हो। बेटा देखिएगा चित्त प्राप्त हो, तो चित्त प्राप्त होने का तात्पर्य हुआ क्या क्या आ सकता है। अब बताओ, हो सकता है देखिए कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, कम से कम का तात्पर्य हो कम से कम बेचारा एक तो हेड आए, किसी एक सिक्के पर तो हेड आ जाए, किसी दोनों पर आ जाए कोई बात नहीं तो भी चलेगा, लेकिन दोनों में से किसी पर एक आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन दोनों पर अगर हेड नहीं आया तो वो नहीं चलेगा। तो संभावना क्या बनेगी, कम से कम एक सिक्के पर तो चित्त आए, तो हो सकता है ये संभावना बन सकती है ना, कम से कम एक में तो है ही है, दोनों में हो जाए तो भी चलेगा। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं तुमको टॉफी देंगे, कम से कम एक टॉफी देंगे, तो कम से कम एक टॉफी का देने का तात्पर्य होता है कि मैं तुमको सबसे कम एक दूंगा और अगर हो सकेगा तो तुमको एक से ज्यादा दे दूंगा। तो कम से कम एक हेड है, हो सकेगा एक से ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो एक संभावना क्या बनेगी, हेड हेड बन जाएगा।
दूसरी संभावना कम से कम एक चित्ता है, तो देखिए एक चित्ता है ना हमारे पास, यानी एक हेड है कि नहीं, तो ये भी संभावनाएं बन जाएगी। और ठीक है, और इसके बाद ये भी संभावनाएं बन जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेल हेड। देखिएगा इसमें भी एक हेड है, तो टोटल कितनी संभावनाएं बनी, घटना घटने की प्रायिकता टोटल कितनी आई। मान लीजिएगा एक कोई घटना है, उसके घटने की प्रायिकता, घटने की संख्या जो आई है वो कितनी आई, 3। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक सिक्के पर चित्ता है, कम से कम एक सिक्के पर चित्ता है, एक सिक्के पर काय चित्त प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, चित्त प्राप्त हो। तो आप बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्योंकि सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, बड़ा सवाल नहीं है, हम पूरे प्रोसेस से बता रहे हैं, कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम, तो यानी कुल परिणाम का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा यहां पे इसका जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ ए कितना आया, 3, और कुल कितने परिणामों में से, 4 परिणामों में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। यही आपका हो जाएगा आंसर। बात आ रही समझ में, चलिए अगले। चलिए अब दूसरे सवाल में क्या कहता है, किसी बैग में 50 पैसे के 60 सिक्के, यानी देखिएगा हर क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कहता है, कोई बैग है और उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के रखे हुए हैं, 50 पैसे के भैया 60 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 40 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास, 25 सिक्के। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 55, तो 2 रुपए के टोटल तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, 55 सिक्के हैं। तो बताओ कुल कितने सिक्के हुए, यानी बैग में कुल सिक्के बराबर, बैग में कुल सिक्के बराबर, यानी कुल सिक्के कितने बैग में सिक्के हैं। पहले तो ये बात की जानकारी कर लेते हैं। कहता है किसी बैग में 50 पैसे के 60 सिक्के, 1 रुपए के 40 सिक्के, 5 रुपए के 25 सिक्के तथा 2 रुपए के 55 सिक्के रखे हुए। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया सिक्का 2 रुपए का हो। पहली प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 रुपए का सिक्का हो, यानी बैग में आप हाथ डालो तो बैग से क्या निकालना चाहिए, 2 रुपए का सिक्का निकालना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता होगा, 5 रुपए तथा 2 रुपए का ना हो, मतलब बैग में हाथ डालो तो ना तो 5 रुपए का सिक्का निकालना चाहिए, ना तो 2 रुपए का सिक्का निकालना चाहिए। और तीसरी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का हो, यानी बैग में हाथ डालो तो निकाला गया सिक्का 50 पैसे का हो। तो बताओ कुल सिक्के कितने हुए, 5 5 10, 10 के शून्य हासिल लाया, कितना हुआ 1, 5 1 हासिल लाया था 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18, यानी टोटल बैग में कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं। तो पहला पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है कि बाबूजी कि पहला पार्ट 2 रुपए का सिक्का हो, निकाला गया सिक्का 2 रुपए का हो, निकाला गया सिक्का क्या हो, 2 रुपए का हो, 2 रुपए का, ध्यान दीजिएगा 2 रुपए का हो, निकाला गया सिक्का 2 रुपए का हो। अब ये बताओ कि भैया 2 रुपए के कुल देखो टोटल तुम्हारे बैग में कुल कितने, कुल सिक्के, तो कुल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं, तो कुल टोटल हम नीचे लिखेंगे 180। क्लियर। अब बताओ बैग में कुल कितने सिक्के, 2 रुपए के, निकाला गया सिक्का कितना हो, 2 रुपए का हो, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 55। कितने आप बैग में डालो, टोटल बैग में तुमने हाथ डाला तो टोटल बैग में 180 सिक्के थे, कितने, और उसमें से 55 सिक्के तो सिर्फ 2 रुपए के थे। तो इनमें से जब हाथ डालोगे तो 55 में से कोई भी सिक्का हाथ में आ जाएगा तो निकाल लेंगे। तो हमारे पास यानी 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 55। बात आ रही समझ, इसको 5 से काट लीजिएगा, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 15 बचे 6, 5 6 30, तो जो आपका आंसर आएगा वो 11/36 आ जाएगा।
बात आ रही समझ में? ठीक है, अगर बच्चे ने 55/180 लिखा है कोई बात नहीं, ठीक है, उसके नहीं काटा है, लेकिन काटना चाहिए था उसको। अगर कोई बात नहीं काटा है तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल के लड़के बहुत बेसिक, उनका बड़ा कमजोर होता है, लेकिन काटना चाहिए उनको, 11/36 लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है कि भैया प्रोबेबिलिटी बतानी है कि निकाला गया सिक्का, ठीक है, सिक्का 5 रुपए तथा 2 रुपए का ना हो, 2 रुपए का ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो बाबूजी ना तो 5 रुपए का सिक्का निकालेंगे, ठीक है, और ना तो 2 रुपए का सिक्का निकाले, तो हाथ में चाहे 50 पैसे का सिक्का मिल जाए, चाहे 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, तो देखिएगा, तो उसके पास जो बैग में हाथ डालेगा तो 4 प्रकार के सिक्के पड़े हुए हैं, 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के तथा 5 रुपए के सिक्के बैग में है। तो 2 प्रकार के सिक्के हमें नहीं निकालने हैं बैग से, हमें ना तो 5 रुपए का सिक्का निकालना बैग से, ना तो 2 रुपए का सिक्का निकालना। तो बचे कितने प्रकार के सिक्के? 50 पैसे के और 1 रुपए के। तो यानी 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं और 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं। कोई भी हाथ में आ जाएगा तो निकालेंगे। तो बताइएगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 60, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 40। तो 60 और 40 होते हैं हमारे पास 100। तो यानी टोटल बैग में कितने सिक्के थे? 180, जिसमें से हम 5 रुपए तथा 1 रुपए का सिक्का नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के। तो टोटल 50 पैसे के 60 सिक्के, 1 रुपए के 40 सिक्के, तो टोटल हो जाएंगे 100 सिक्के। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18। तो जो आपका आंसर आएगा वो 5/9 आ जाएगा। ये आपका इस दूसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ जाइएगा तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या कहता है कि भैया प्रोबेबिलिटी बताना है कि निकाला गया सिक्का का हो बाबूजी, निकाला गया सिक्का 5 रुपए का हो, सॉरी 50 पैसे का हो। किसका हो? 50 पैसे का हो। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो टोटल कुल कितने सिक्के हैं बैग में? 180 सिक्के हैं। तो उसमें से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 60। तो ऊपर लिख दीजिएगा 60, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 18। तो टोटल तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से अधिक या तो 0, 1 से कम या तो 1 के बराबर। बात आ रही समझ में? ये होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर कहता है एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब कि अनुकूल के लिए 2 है और प्रतिकूल के लिए 7 है। अगर कोई बोलता, समझ लो, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 2:7 है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि घटना के घटने की प्रायिकता। याद रखना, जब आपसे बोले कि एक घटना के अनुकूल, क्या बोले? अनुकूल संयोगानुपात, समझना, संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात। तो ए अनुपात का है बी, मान लीजिएगा अनुपात में दिया है ए अनुपात बी। तो ये आगे वाला जो होता है वो घटना घटने की प्रायिकता होता है, और पीछे वाला जो होता है घटना ना घटने की प्रायिकता होती है, और कुल परिणाम A+ का B होता है। तो आपको बताना है पहला पार्ट जो है, आपको देखिएगा घटना घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, घटने की क्या बतानी है आपको? प्रायिकता बतानी है। तो इसका जो सूत्र होता है A/A+ का B बोल दीजिएगा। कब ये लिखेंगे? जब अनुकूल बोले। क्या बोले? अनुकूल। अनुकूल का मतलब ये अनुकूल घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के ना घटने की प्रायिकता, और बटे नीचे क्या हो जाएगा? A+ का B दोनों दशाओं में। अब बताओ A का मान कितना है? 2, और बटे A का मान 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 7। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 2/9, ये हो जाएगा। और अगर वो पहला पार्ट हो गया, अगर वो कहता घटना के ना घटने की प्रायिकता, क्या? घटना के ना घटने की
क्या प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है बी बटे ए प्लस का बी, नीचे ए प्लस का बी रहेगा। बात है समझ में? अब बताओ बी का मान कितना है 7 और बटे 2 प्लस का कितना हो जाएगा 7, तो टोटल आ जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 9। लेकिन यही बात बाबूजी अगर वो ये बोलकर अनुकूल ना बोल करके ये बोलता कि प्रतिकूल संयोगानुपात, क्या बोल सकता? प्रतिकूल संयोगानुपात, संयोगानुपात। तो याद रखना प्रतिकूल संयोगानुपात अगर अनुपात में दे जाए ए अनुपात बी, इसका मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है जो आगे वाला है घटना ना घटने की प्रायिकता है। प्रतिकूल क्योंकि अनुकूल बोला है तो आगे वाला होता है घटना घटने की प्रायिकता बटे ए प्लस का बी, और पीछे वाला होता है घटना ना घटने यानी बी बटे घटना ना घटने की प्रायिकता, यानी जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, जैसे 7 है तो यहाँ पे 7 बटे ए प्लस का बी, नीचे ए प्लस का बी रहेगा। अब जैसे प्रतिकूल संयोगानुपात बोला होता तो यहाँ पे याद रखना अगर अनुकूल के स्थान पर प्रतिकूल संयोगानुपात बोला होता तो इसकी प्रवृत्ति घटना के ना घटने की प्रायिकता, यानी या कह लो घटना के घटने की क्या प्रायिकता कितना होता, ये प्रतिकूल ये ना घटने की है और ये घटने की है, तो उस समय ए प्लस का क्या हो जाएगा बी। और दूसरा होता इसकी प्रायिकता घटना के ना घटने की, घटना के ना घटने की प्रायिकता, तो तब होता बी ए बटे ए प्लस का बी, उल्टा हो जाता। ये बात नोटिस रखना बेटा, अगर प्रतिकूल संयोगानुपात बोला तो समझ लीजिए आगे वाला ना घटने की है, पीछे वाला घटने की है। अगर कहे अनुकूल संयोगानुपात तो आगे वाला घटने की है और पीछे वाला ना घटने की, और नीचे ए प्लस का बी, इन दोनों का योग जरूर लिखा जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए इसको सभी बच्चे नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, चौथे नंबर में कहते हैं 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। मतलब 2 हमारे पास पासे हैं, मान लीजिएगा एक पासा ये आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पासा आपके पास ये रखा हुआ है, यानी 2 पासे आपके साथ ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों पासे को हमने एक साथ उछाला। अब जानते हो कि पासे पर कितने फलक होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? 6, ठीक है। तो अब दोनों पासे को उछाला, उछालने के बाद दोनों जमीन पर गिरे। दोनों कहां गिरे? जमीन पर गिरे। तो बताइएगा तो उसकी क्या संभावना होंगी कि उन दोनों पासों पर क्या क्या आ सकता है? उसकी क्या संभावना होगी कि दोनों पासों पर क्या आ सकता है? कुल परिणाम देखेगा। 2 पासे एक साथ उछाले गए तो पासे में एक पासे में फलक कितने होते हैं? 36, और कई पासे उछाले गए 2, तो उसकी घात लगा देना। तो 6 की घात 2 का मतलब कुल कितने परिणाम मिलेंगे आपको? 36 परिणाम मिलेंगे। जैसे एक सिक्का उछाला गया तो सिक्के में पहलू होते हैं 2, अगर एक सिक्का उछाला गया तो 2 की पावर 1 बराबर कितने परिणाम मिलेंगे? 2 परिणाम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर सिक्के 2 उछाले जाए एक साथ, क्या सिक्के उछाले जाए? 2 सिक्के उछाले जाए। अब जानते हो सिक्के में पहलू कितने होते हैं? 2, और सिक्के एक साथ कितने उछाले जा रहे हैं? 2, तो यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? 4। तो इसमें से जो एस बनेगा जब एक सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा तो उसकी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, या तो दोनों पर हेड आएगा, या तो पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल, ये परिणाम बनेंगे। और यदि एक पासे को उछाला जाता है, बेटा समझना बात को, यदि एक पासे को उछाला जाता है, पासे में कितने फलक होते हैं? 6, और पासा उछाला जा रहा है 1, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि टोटल कितनी बनेगी? 6। वो 6 क्या होंगी? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। आप लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा, तो उसमें 6 ही गिनती तक होते हैं। और यदि 2 पासे एक साथ उछालेंगे तो उसमें टोटल कितने परिणाम मिलेंगे तुम्हारे पास? टोटल 36 परिणाम मिलेंगे। कितने परिणाम मिलेंगे? 36 परिणाम। हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आए। दोनों पासे को उछाला, उछालने के बाद जमीन पर गिरे, तो संभावना हो सकती है कि दोनों पासे पर 1 आ जाए। और यह भी संभावना हो सकती है कि पहले पासे पर 1 आए लेकिन दूसरे पासे पर 2।
पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 3, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 4, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 1, 6। नहीं हो सकता परिणाम? बन सकते हैं। क्या नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं? हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आए, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाए। पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो हम एक दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं इसको कि ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये पहला पासा दूसरा पासा है। बात आ रही समझ में? ये पहला पासा दूसरा पासा, पहला पासा दूसरा पासा, पहला पासा दूसरा पासा। बात समझ में आ रही? तो ये हमने एक कलर से लिख दिया हमने कि बाबूजी ये कलर हमने ये लिख दिया। बात आ रही समझ में? कलर सबको समझ में आया कि ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। ठीक है, तो ये इस पासे की बात चल रही है, ठीक है, और ये इस पासे की बात चल रही है, इस पासे की बात चल रही है। ठीक है, ये पासे की बात चल रही है। तो हो सकता है कि पहले पासे पर तो 3 आए, 3 आए, लेकिन दूसरे पासे पर 1 आए। हो सकता है कि इसमें 3, इसमें 2 आ जाए। हो सकता है इसमें 3 और इसमें भी 3 आ जाए। हो सकता है इसमें 3 और इसमें 4 आ जाए। ध्यान देते जाइएगा। हो सकता है इसमें 3 और इसमें 5 आ जाए। हो सकता है इसमें 3 और इसमें 6 आ जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार आप हो सकता है कि 4 पहले पर आ जाए, क्या आ जाए? 4 पहले पर आ जाए और सब में 1 2 3 4 5 6 हो गया। हो सकता है पहले पासे पर क्या आ जाए बेटा? 5 5, मान लीजिएगा पहले 6 कंडीशन बनेगी तो ये टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। फिर इसके बाद यहां पे आ जाइएगा, कितना बनेगा? 6 6 6 6 6 6 हो जाएगा। तो इस पर 1 2 3 4 5 6 ये टोटल घटना है। तो टोटल आप नंबर आप यस बराबर देखोगे तो टोटल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल कितने परिणाम मिले? 36 परिणाम मिले। यानी 2 पासों को एक साथ अगर उछाला जाता है तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? 36 परिणाम मिलेंगे। तो पहला पार्ट है, कहता है अंकों का योग क्या हो? 10 हो। मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अंकों का योग क्या हो? अंकों का योग 10 हो। क्या हो? 10 हो। इसकी प्रायिकता बतानी है। देखिए कुल कितने परिणाम है? 36। टोटल परिणाम आपको नीचे लिखने होंगे। 36 परिणाम है। उन 36 परिणामों में से यदि इन अंकों को जोड़ा जाए उनका योग कितना है? 10 आए। जरा देखिएगा अंकों का योग कितना है? 10 आए। जरा देखिएगा यहां पे 6 और 4 कितना होता है? 10। एक ये घटना घटित हो सकती है, 5 5 10 ये घटना घटित हो सकती है और 4 और 6 ये 10। यही तो 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं जब अंकों का योग 4 4 10, 5 5 10, 4 6 10 और कहीं 10 आएगा नहीं। यानी टोटल 36 घटनाओं में कई घटनाएं घटित हो सकती हैं हमारे पास? बोलिएगा। 3 घटनाएं घटेंगे। तो 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6। तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/12 बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता बतानी है अंकों का योग। अंकों का योग क्या हो बेटा? 9 से अधिक हो। 9 से अधिक हो। 9 से अधिक हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपको पता है कुल परिणाम कितने हैं? 36। वो तो नीचे लिखना ही लिखना है। अब बताओ अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से अधिक होना चाहिए। मतलब यदि अंकों को जोड़ा जाए तो उन अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से ज्यादा होना चाहिए। देखिएगा 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9 और 3 9। ये जरा देखिएगा, इसको ये दिखाई पड़ रहा है। यहां पर इन सबको जोड़ने पर अंकों का योग क्या आ रहा है? हमारे पास 9 आ रहा है। और इसके नीचे देखिएगा अंकों का योग 9 से अधिक हो रहा है। नीचे देखिएगा 4 और 6 10, 9 से ज्यादा है। 5 5 10, 5 6 10, 5 6 11,
6 4 10 6 5 11 6 6 12 1 2 3 4 5 6। तो कितनी घटनाएं घटित हो गई? 6। तो 6 का नम 6 छछाक 36, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इसके बाद तीसरा पार्ट क्या कहता है हमसे, जरा देखिएगा। तीसरा पार्ट हमसे कहता है अंकों का योग, प्रायिकता बतानी है, अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग जो है वो क्या, अंकों का योग, यहां पे ध्यान दीजिएगा 9 से अधिक बोला है, 9 से अधिक। ठीक है, अंकों का योग 3 से कम हो, 3 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, 3 से कम हो। अच्छा बताओ 3 से कम होने का तात्पर्य 2 1 3, 1 1 2, 2 1 और 2 3 होता है। अंकों का योग 3 से कम हो, 2 और 1 के तौता 3, 1 और 2 के तौता 3, ये तो अंकों का योग 3 है, लेकिन 3 से कम होना चाहिए। इधर जाओ तो 3 से कम होंगे, लेकिन इधर जाओगे तो 3 से ज्यादा होंगे, तो सिर्फ एक ही घटना तो घटित होगी। तो 1/, कुल घटनाएं कितनी है? 36। उन 36 घटनाओं में सिर्फ एक घटना ऐसी है जब अंकों का योग क्या 3 से कम होगा, तो वो घटना है 1 1। बात आ रही समझ में? यही हो जाएगा आपका आंसर टोटल। बात आ रही समझ में? सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रायिकता का मान क्या होगा, मतलब प्रायिकता का मान क्या हो सकता है। अरे क्या होगा, बहुत आसान है। प्रायिकता का मान सदैव, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ई का मतलब होता है कोई घटना और उसकी प्रायिकता का मान बताना है। तो याद रखना, सदैव याद रखना, प्रायिकता का मान सदैव 0 से ज्यादा या तो 0 के बराबर होगा, 0 से ज्यादा या तो 0 के बराबर होगा, और 1 से कम। क्या बेटा? प्रायिकता का मान 1 से कम या तो 1 के बराबर होगा। इसको आप यहां पे कह सकते हो कि भैया प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान बेटा 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ बेटा, कम होगा। यानी जब भी हम पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो प्रोबेबिलिटी, चाहे वो 9th का भी हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, सदैव प्रायिकता का मान बेटा याद रखिएगा, सदैव याद रखना, प्रायिकता का मान 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है, मतलब 0 भी आ सकता है या तो 0 से ज्यादा होगा, 1 भी आ सकता है या तो 1 से कम होगा, ना तो 1 से ज्यादा होगा ना 0 से कम होगा। सदैव याद रखना प्रायिकता का मान, ये बात आप नोट रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके बाद, चलिए सबको समझ में आ गया इसका तात्पर्य। अब आ जाए कहिए आंकड़े, ये जो आंकड़े आपके पास दिए हैं, इन आंकड़ों की माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका आपको ज्ञात करनी है बेटा। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। तो बाबूजी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आंकड़े दी गए हैं, आंकड़ों को क्या करेंगे बेटा, आंकड़ों को हम लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर पहले आप लिखिएगा, इनको लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। बेटा आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा है पहले उसको, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बात आ रही समझ में? यानी सबसे छोटा इनमें से है कौन? 18। तो पहले हम 18 लिख लेंगे। उससे बड़ा कौन? 18 से बड़ा कौन है हमारे पास? 23, हम 23 लिख लेंगे। 23 से बड़ा हमारे पास कौन है? ठीक है 26 है, तो 26 को लिख लेंगे। ठीक है। और बेटा यहाँ पे एक और छूट गया है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा, यहाँ पे पहले है 14 है, कितना है? 14। तो पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 14, 14 है, फिर 18 है, फिर उसके बाद 23 है, 23 के बाद 26 है, 26 से बड़ा 28 है, और 28 से बड़ा हमारे पास क्या है बेटा? 32 है। 28 से बड़ा 32 है, और 32 से बड़ा बेटा आपके पास 35 है। ठीक है 35 हो गया, 35 से बड़ा आपके पास हो गया बेटा 40 हो गया। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 से बड़ा आपके पास कौन है? 40 से बड़ा आपके पास 55 है।
ठीक है, और 55 से बड़ा आपके पास बेटा 57 है। जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल कितने हुए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर हुए, यानी n बराबर बेटा कितना हुआ? n बराबर 10, जो कि एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। अगर बेटा आंकड़े सम संख्या हो तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका का जो फार्मूला होता है बेटा क्या होता है? n/2वां पद याद रखिएगा, और प्लस n प्लस का 2/2वां पद ये होता है, और पूरे के बटे 2 होता है। ठीक है, इसके बाद n का मान कितना है? 10। बेटा यहाँ पे कितना है? n की जगह पर क्या रखोगे? 10, और 10 को जब हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5वां पद। कितना आएगा बेटा? 5वां पद। प्लस, तो n की जगह पर 10 रखोगे, 10 और प्लस का 2, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 6वां पद आ जाएगा। ठीक है, और पूरे के बटे हमारे पास आ जाएगा 2। इतनी बात आई समझ में? तो ये बताइएगा बेटा, जहां पर हमने आरोही क्रम में लिखा था वहां पे 5वां पद क्या था? 1 2 3 4 5। 5वां पद था हमारे पास 28, और 6वां पद क्या था? 32। ये लिख दिया, और बटे कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल जो हमारे पास माध्यिका जो निकल के आएगी बेटा, माध्यिका, तो हमारे पास 28 और 32 होता है 60, और बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको काटेंगे तो हमारे पास 30। तो आपके पास बेटा माध्यिका जो आ जाएगी, वो माध्यिका बेटा आएगा 30। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से नोट करते जाइए। चलिए, 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? संख्याओं 2, 3, 5, 6 प्लस का x 9 10 15 को आरोही क्रम में लिखा गया है। मतलब इसको जो है वो आरोही क्रम में लिखा गया है। अच्छा, जब आरोही क्रम में लिखा गया है, यदि इनकी माध्यक, माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, इसकी माध्यिका कितनी दी गई है? देखिएगा, जो आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिख के उसने दिया है। क्या दिया गया है? 2, 3, 5, 6 प्लस का x, 9, 10, 15, ये जो आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, और इनकी जो माध्यिका है, देखिएगा आंकड़े क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना है? 7। 7 जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है बेटा? एक विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है तो बाबूजी उसमें माध्यक, माध्यक हमारे पास कितना दिया गया? माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका हमारे पास कितना दिया गया है? वो कितना दिया गया है? 7। माध्यक कितना दिया गया? 7। यहाँ पे सुनिएगा, जब विषम संख्या होती है तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का फार्मूला n प्लस का 1/2वां पद होता है। क्या होता है? n प्लस का 1/2वां पद बराबर कितना? 7। क्योंकि ये विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र है, और बराबर कितना है? 7। n का मान कितना है? 7। तो यहां पे लिखोगे 7 प्लस का 1/2 हो जाएगा वां पद, बराबर हो जाएगा बेटा 7। तो n के 7 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 को अगर हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चौथा पद, बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब जरा देखिएगा, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारे पास? 6 प्लस का x, और बराबर कितना है? 7। इधर बराबर कितना है? 7। प्लस बेटा उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 6, तो x का मान आ जाएगा 1। बेटा यही आपका x का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कहता है निम्न की माध्यिका तथा बहुलक बताना है आपको। ठीक है, तो बहुलक कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो काम क्या करेंगे? इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप चार्ट एक बनाओगे। देखिएगा चार्ट कैसे बनेगा। तो हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे पहला जो कॉलम होगा वो वर्ग अंतराल का होगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल का होगा। इसके बाद हमारे पास बारंबारता होगी। इसके बाद संचय बारंबारता होगा। संचय बारंबारता। ठीक है, ये हो गया। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है,
और 20 से 25 है। ठीक है, इसकी बारंबारता कितनी है? 7 है, 8 है, 12 है और 16 है और 7 है। संचय बारंबारता किस प्रकार बनाएंगे? इसको 7 लिख लेंगे, 7 और 8 कितना होता है? 15 होगा, 15 12 27 हो जाएगा, 27 और 16 43 हो जाएगा, और 43 और 7 50 हो जाएगा। तो यन का मान जो निकल के आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा? यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा स्पेस को हम बना लेते हैं। तो यन का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 50। यन बराबर 50। और ध्यान दीजिएगा, जो 50 निकला है इसका आधा कर दो। 50 का आधा क्या होता है? 25। 25 जो है 15 से ज्यादा है तो इसमें आएगा, और 27 से कम है तो 15 से ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है तो उसमें आ जाइएगा। तो जहां पर L1 बराबर यानी निम्न सीमा 10 और L2 बराबर हमारे पास कितना है? 15 और स्मॉल f बराबर 12 और इसके बाद C बराबर आपके पास 15। C बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 15। ध्यान दीजिएगा। और बेटा H बराबर कितना आ जाएगा? कितने कितने का अंतराल चल रहा? 5 5 का अंतराल चल रहा, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, तो माध्यिका का जो फार्मूला होगा, किसका? माध्यिका का जो फार्मूला होगा, माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है? L1 प्लस का L2 माइनस का L1। ठीक है, या कह लीजिएगा H सीधा लिख दीजिएगा बटे स्मॉल f और n/2 माइनस का C, आप ऐसे लिख सकते हो। अब बताइएगा L1 का मान हमारे पास कितना है, यानी निम्न सीमा कितनी है? 10। तो आप यहाँ पे 10 लिखिएगा, प्लस H का मान कितना है, मतलब कितने कितने का अंतराल है, तो 5 का है, तो यहाँ पे लिखोगे 5 और बटे F का मान कितना है? 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। N का मान कितना है? 50, 50 बटे 2 हो जाएगा, माइनस C का मान कितना है? 15। तो C का मान हमारे पास 15, देखिएगा हमने यहाँ पे सब लिखा है। C का मान, सॉरी, यहाँ पे कितना है? 15। C का मान हमारे पास कितना है? 15, ये लिख दिया। ठीक है, अब बताइएगा, इसको हम काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में 15 निकल गए, हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 बचे 50 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा 10 प्लस का 12 का पढ़ा पढ़िए, 50 से आगे बचौक 48, 2 बचा, दशमलव लगा दिया, 12 का नंबर 12 बचे 8, तो हमारे पास 80 हो गया। ठीक है, तो अब 12 का पढ़ा पढ़िए, 80 से आगे नहीं जाने पाए, बचन 72, मतलब 6 6 6 6 आता चला जाएगा, तो 6 को एक कदम आगे बढ़ा देंगे 7, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 14.167 हो जाएगा। यही इसकी क्या हो जाएगी? यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। बात आ रही समझ में? सबको आया समझ में? अब आते हैं किसकी बारे में बात करेंगे? बहुलक। अब इसी में बहुलक बताना है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। किस वर्ग अंतराल में बारंबारता सबसे ज्यादा है? इसमें। तो इसका, जिसको बोलते हैं F1, क्या बोलेंगे? F1 बराबर 0, सॉरी, F1 बराबर हमारे पास 16। क्या है? 16। ये F1 है, तो इसके आगे वाला F2 होता है। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा? F2। F2 का मान कितना है? 7। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो वो F1, आगे वाला F2 और इसके पीछे वाला F0 होता है। क्या होता है? F0 बराबर कितना है हमारे पास? 12। तो बहुला हो गया। और जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो, उसके जो निम्न सीमा होती है उसको बोलते हैं L। L बराबर कितना हो गया? 15, और H बराबर आपके पास कितना है? 5। 5 का अंतराल चल रहा है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो बहुलक का तब फार्मूला बनेगा, बहुलक बराबर L प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू का हो जाएगा H। ये हमारा फार्मूला है। तो L का मान हमारे पास कितना है? 15 लिखेंगे, प्लस का F1 का मान हम कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे, और माइनस का F0 का मान हम 12 लिखेंगे, पूरे के बटे 2F1, F1 का मान 16 लिखेंगे, माइनस का F0 का मान 12 और माइनस F2 का मान हमारे पास 7 है, तो ये 7 लिख दिया, और बुरे H का मान हमारे पास हो जाएगा 5। तो हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? 16 में 12 निकल गया 4, 4 को 5 से गुणा कर, 4 5 6 20 हो जाएगा, पूरे बटे 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 माइनस का 12 और 7 कितना होता है? 19, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा 32 में अगर 19 को घटाएंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 32 में 19 को घटाया तो 13, तो 15 प्लस का 20 बटे कितना हो जाएगा? 13। अब इसको भाग कर लीजिएगा,
तो 15 ये लिखा लीजिएगा और 13 से काटिएगा, 13 एक नम 13 बचे इसके पास 1, 70 हो गया। मतलब 13 एक नम 13 1 बचे इसके पास 7, तो दशमलव लगा दिए 70, 13 बचे 65, 13 बचे 65 बचे 5, फिर 13 चौको 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 39, बस ऐसे छोड़ दीजिएगा, ज्यादा इसको एक कदम आगे बढ़ा दीजिएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1.54। तो इसको जब जोड़ोगे तो हमारे पास जो बहुलक प्राप्त होगा बेटा, बहुलक कितना प्राप्त होगा, 15 1 16, 16.54, यही बेटा आपका बहुलक हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब आते हैं 9वें नंबर सवाल में। तो 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। अब इसमें देखिएगा वर्ग अंतराल दिया गया है। जब भी समांतर माध्य की बात आए, एक बात याद रखना, कॉलम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का होगा, दूसरा कॉलम मध्यमान का होगा। किसका होगा? मध्यमान का होगा। और अगला कॉलम मध्यमान के बाद हमारे पास डी हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा x माइनस का a। इसके बाद u आ जाएगा, u बराबर होता है d अपान h हो जाएगा। इसके बाद बेटा यप बारंबारता लिखेंगे और बारंबारता के बाद आप f इंटू यू लिख देंगे, पग विचलन विधि से निकाल। यानी इतने कॉलम आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले वर्ग अंतराल क्या हमारे पास 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 हो गया। इसके बाद मध्यमान क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। 10 और 15 होते हैं 25, 25 का आधा होता है 12.5। 12, अब देखिए कितने कितने का अंतराल चल रहा है, 5 5 का अंतराल चल रहा है। तो 12 में 5 को जोड़िए तो 17.5। जब 17 आ जाए तो 17 में 5 को जोड़ेंगे तो 22.5। ठीक है, 22 में 5 को जोड़ेगा 27.5, 27 में 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 32.5। ठीक है, और 32 में 5 को जोड़ेंगे तो 37.5 आ जाएगा। इतनी बात आई। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, डी निकालना है। डी बराबर x माइनस का ए क्या होता है, तो आपको क्या करना होगा, दो लोगों को ऊपर करिए देगा, दो लोगों को नीचे करिए। जो दोनों लोग बचे हैं इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिएगा कि ये हमारा ए है। आप किसको मानना चाहोगे, आप मान लीजिएगा ए बराबर हमारे पास कितना है, ए बराबर 27 दशमलव कितना है 5। ए का मान लीजिएगा 27.5। तो इसके जस्ट सामने चले जाएगा 0 हो गया। डी तैयार करेंगे, कितने कितने का वर्ग अंतराल चल रहा 5 5 का, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, तो नीचे आ जाएंगे 5 और 10 हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन कैसे मान लीजिए। आप कहोगे सर कैसे, देखिएगा यक्स का मान आप कितना रखोगे 12.5 इस लाइन में रखेंगे, और माइनस का, और ए का मान हमने कितना बताया 27.5। अब 5 में 5 निकल गया 0, 27 में 12 निकल गया 15, काहे का वो भी माइनस का, तो इसी वजह से माइनस का 15। फिर इस लाइन में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, यक्स की जगह पर 17.5, ए का मान हमारे पास 27.5। तो अब बताओ 27 में 17.5 निकल गया तो कितना हो जाएगा 10, वो भी काहे का माइनस का, तो इसी वजह से लिख दिया। बात आ रही समझ में। तो ऐसे ही हमने इसको कॉलम को कंप्लीट कर दिया। फिर आगे देखिएगा ये 0 है तो यहाँ पे 0 लिखियो, ऊपर -1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2। बहुत आसान कैलकुलेशन है। अब उसको कैसे किया, इसके सामने 0 लिख दिया। लिखने के बाद डी का मान हमारे पास कितना है, देखिएगा डी का मान माइनस का 15 है। यच का मान कितने कितने का अंतराल चल रहा है, यच का मान कितने कितने का अंतराल चल रहा है 5 5 का। तो डी की जगह पर माइनस का 15 लिखोगे, यच की जगह पर 5 लिखोगे, 5 3 15। डी की जगह माइनस का 10, यच की जगह पर 5, 5 दूनी 10, माइनस का 2। तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बारंबारता को लिखेंगे 5 6 8 12 6 3, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे एफ यू, लिखेंगे क्या लिखेंगे एफ यू। 5 3 15 काहे का माइनस का, 6 दूनी 12, माइनस का 12। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 8 एक नाम 8, माइनस का 8, 12 0 0, 6 एक नाम 6 और 3 दूनी 6 हो गया। देखिएगा 6 और 6 प्लस का 12 मिल के माइनस के 12 को खत्म कर दिया। तो बताइए सिग्मा एफ यू का मान हमारे पास कितना होगा, 6 6 12 प्लस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, तो माइनस का 15, माइनस का 8, तो माइनस का कितना हो जाएगा 23। तो इसका ये मान आ गया। और सिग्मा एफ का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ का मान, तो 6 3 9
9 12 21, 21 और 8 हमारे पास हो जाएगा 29। ठीक है, 29 और 6 कितना होता है? 29 और 6 35, 35 5 40, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 40। अब आ जाइए पद विचलन विधि से। किस विधि से? पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या बनेगा तब उस समय? तो सूत्र बनेगा a प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ये फार्मूला बनेगा। अब a का मान हमारे पास कितना है? 27.5। a का मान कितना है? 27.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है? -23 बटे सिग्मा एफ का मान 40। देखिएगा सिग्मा एफ का मान 40 और इंटू एच का मान हमारे पास कितने कितने का अंतराल चल रहा था? 5 5 का। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 का 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 27.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको भाग करिएगा, यानी 8 का पहाड़ा पढ़िए तो इससे आगे नहीं जाने पाए। 8 दूनी 16 दशमलव लगाइए, क्या बचे के पास? 7। 7 क्या बन गया? 70। 8 64, क्या बचे इसके पास? 6। 8 7 56, 4 बचा 8 5 40, ये हो जाएगा। तो अब 27 में इसको घटाना है, घटाया कैसे जाएगा? 27.5 लिखा है, अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लो। क्यों बढ़ाए? क्योंकि दशमलव के बाद बेटा 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक बराबर करना है। दशमलव लिखा, 8 7 5 लिख लिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ से उठा लिया 10, 10 में 5 निकल गया 5, 9 में 7 निकल गया 2 और यहाँ से उठा लिया बन गया 14, 14 में 8 निकल गया 6, दशमलव लगा लिया। यहाँ बचा कितना हमारे पास? 6, 6 में 2 निकल गए 4 और ये हो जाएगा 2। तो टोटल हमारे पास जो निकल के आया वो कितना निकल गया? 24.625। ये क्या निकल गया बेटा? समांतर माध्य। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है इसको देखते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य 6 हो तो P का मान ज्ञात करो। जैसे तुम्हारे पास यक्स दिया गया है, यक दिया गया है, अगला स्टेप होता है f इंटू यक्स निकालना। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। आपको 2 4 यहाँ पे क्या दिया गया है? 6। ठीक है, 6 और हमारे पास क्या दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, 6 दिया गया है, 10 दिया गया है और P प्लस का 5 दिया गया है। बारंबारता 3 2 3 1 और यहाँ पे जो एक लास्ट में दिया गया है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 दे लिख लेंगे। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा और इनका जब इनका से गुणा करेंगे तो हमारे पास बाबूजी बाहर लिखेंगे तो P प्लस का 10 हो जाएगा। तो जब हम इसका ऐड करेंगे सिग्मा एफ का मान और इधर इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ का मान, तो हमारे पास 3 2 5 5 3 8 1 9 और 9 2 कितना हो जाएगा? 11। बारंबारता का योग कितना आया? 11। अब इधर आ जाइएगा, 10 10 20 20 और 18 कितना होते हैं हमारे पास? 38 और 38 और 8 कितना होता है? कितना हो जाएगा? 38 और 8 बेटा 46, 46 6 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52 प्लस का 2p लिख देंगे। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ होता है। समांतर माध्य दिया कितना तुम्हारे पास? 6 लिख दीजिएगा। सिग्मा एफ का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया? 52 प्लस का 2p, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 प्लस का 2p हो जाएगा। पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 11, तो 11 छक्का 66 लिख देंगे। देखिएगा 3 3 6 6 2 8 3 11, ये 11 था। अब 11 छक्का 66 और ये 66 हो जाएगा, प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस का 52 बराबर क्या हो जाएगा? 2p। तो 66 में 52 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा बराबर 2p हो जाएगा, तो 2 7 14। तो P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 7। इसी P का मान आपको ज्ञात करना था, ये हो गया P का मान हमारे पास बेटा 7। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा पेपर। हमने हमारे जो पेपर था सेट था, प्रायिकता और सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से विधिवत समझ में आ गया होगा। जो बच्चे हमारे टेस्ट दिए थे उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या गलती की, कहाँ पर मिस्टेक किया, कौन सा कैलकुलेशन गलत हो गया। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। इसी के साथ हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।